गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये एफएफ एक मास्टर और सर्वेंट की लव स्टोरी है, जहाँ पर लैन वांग जी जो एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो लैन वांग जी की मदर और लैन वांग जी के फादर है, उन दोनों की एक फोर्स मैरिज कराई गई है। उन दोनों को ही फोर्स किया गया था मैरिज करने के लिए, और उसके बाद उन्हें यहाँ पे हार देने के लिए लैन वांग जी और लैन चैन जो ट्विन ब्रदर्स हैं, वो दोनों ही ट्विंस हैं। सबसे बड़ा लैन चैन है और लैन वांग जी। और लैन क्लैन के अंदर एक बहुत पुराना कर्ज हमेशा से चला आ रहा है। कर्ज के अंदर यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन का हायर रहता है, इंसान को 25 साल की उम्र तक ही पूरा कर्ज फेस करना रहता है। हाफ बॉडी पूरी ब्लैक पावर से कवर होगी। यहाँ पे उसका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसका कंट्रोल अपनी पावर्स पे नहीं होगा। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल पर्सन है। यहाँ पे जो ये कर्ज है, इस कर्ज के अंदर वो पर्सन कुछ भी कर सकता है और कोई भी नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। लोगों को कहना है कि ये कर्ज चूने से फैलता है, ये कर्ज खून मांगता है, पर ये क्या है कोई नहीं जानता। इस कर्ज के बारे में सबसे बड़ी बात ये चली आई है कि अगर इस कर्ज को पूरी बॉडी में फैलने से रोकना है, इसके दो तरीके हैं। एक, यहाँ पे उस इंसान को ब्लड दिया जाए, वो भी ह्यूमन का, जो बहुत प्योर होगा। और दूसरा तरीका वो एक राज है, अब तक कोई नहीं जानता वो तरीका क्या है। लैन वांग जी और लैन चैन दोनों ही ट्विंस थे, पर ये कर्ज लैन वांग जी को था। लैन वांग जी अपने ना गुस्से पे कंट्रोल रख सकता है, ना ही अपने इमोशंस पे। उसकी आंखें अब इमोशनलेस हो चुकी हैं। ये कर्ज बहुत पेन करता है। जी बहुत ज़्यादा स्किनी बन चुका है। वो जब भी कुछ खाता है तो उससे ब्लड की वॉमिट हो जाती है। वांग जी बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये कर्ज फेस करते आ रहा है। अभी वो 21 साल का है, यानी कि 21 साल का है, और अभी उसे ये कर्ज 4 साल और फेस करना है। यहाँ पे हिस्ट्री में ये भी लिखा गया है, ये कर्ज चला जाएगा 25 के बाद, ये तय भी नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं जानता क्या होगा। वांग जी को उसके मिशन के अंदर ही हमेशा से रखा गया है। उसकी एजुकेशन हुई ज़रूर है, पर यहाँ पे टीचर्स भी वांग जी के पास जाने से डरते थे, तो वांग जी को बहुत दूर से पढ़ाया करते थे। जो मेट्स थी तो वांग जी से इतना डरती थी कि उसके पास नहीं जाती थी, कभी उसे टच नहीं करती थी। वांग जी हमेशा से अपना काम खुद करते आया है। उसके रूम तक को क्लीन करने के लिए कोई मेट नहीं आती थी। और वांग जी की अगर कोई तबीयत खराब हो तो डॉक्टर्स और जो हीलर्स आते थे, यहाँ पे हीलर्स अपने पुराने तरीके के अपनाते थे, डॉक्टर्स अपने, और यहाँ पे कुछ मॉन्क्स आते थे, वो अपने तलिस्मान्स को यूज़ करते थे। पर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का असर नहीं होता है वांग जी पे। लोगों ने वांग जी को एक रूम में कैद कर दिया है, वांग जी का ही रूम, जहाँ वांग जी के पेरेंट्स उससे मिलने बहुत कम जाते हैं, कि ना वांग जी की मदर ना ही फादर, दोनों को उसे पैदा करना था। ये उनके ऊपर एक कर्ज की तरह था, बोझ की तरह, जिन्हें बोल दिया है कि तुम्हें शादी करनी है और हायर देना है। उन्हें मजबूरी में यहाँ पे चाइल्ड को बर्थ देना ही पड़ा। यहाँ पर लैन चैन जो बिल्कुल भी कर्ज से अफेक्टेड नहीं थे, उनके ऊपर सारा बोझ आ गया। वांग जी को रूम के अंदर और लैन चैन को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कैद करके रख दिया गया। लैन चैन को यहाँ पे सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, फैमिली, बिजनेस और भी बहुत कुछ चीज़ें। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं। यहाँ पे कई साल बीत गए, इन्होंने तो कभी एक टेबल में बैठ के शायद खाना तक नहीं खाया। कई साल गया, आज तक इन्होंने कभी एक टेबल में बैठ के खाना नहीं खाया। वांग जी बचपन से लेकर आज तक अपने मदर, फादर और अपने बिग ब्रदर को देखने को और उनसे प्यार पाने को तरस रहा था। अब वांग जी ने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है कि कोई उसे प्यार करेगा। वांग जी पहले से बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है। यहाँ पे अब उसे हर पर्सन को देख के गुस्सा आती है, क्योंकि लोग उसे टच नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि कर्ज उन्हें फैल जाएगा, जैसे कि वांग जी कोई मॉन्स्टर हो। वांग जी एक बार बाहर गया था तो वहाँ पे मियाँ मियाँ की नाम की लड़की ने उसे मॉन्स्टर कहा था। यहाँ पे वांग जी की ऐसी कंडीशन देख के उसे वांग जी के लिए बुरा नहीं लग रहा था, वो उसके लिए सिंपैथेटिक नहीं थी, उसे वांग जी डरावना लग रहा था और उसे मॉन्स्टर कह रही थी। वांग जी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट था। वांग जी अब यहाँ पे कुछ नहीं जानता कि उसे कौन सी इमोशन अपने फेस पे कब रखने चाहिए। उसे सिखाने के लिए कोई था ही नहीं। लैन चैन जो अपने भाई के साथ रहना चाहते थे, और यहाँ पे उन्हें बचपन से लेकर स्पोर्ट्समैनशिप, म्यूज़िक और भी बहुत सारी चीज़ें, तीरंदाजी, घुड़सवारी, इन चीज़ों में लगा दिया गया। उन्हें वो सीखना ज़रूरी है। और वांग जी को उससे बुकिश नॉलेज मिली है, जो उसे बुक्स ला के दे दी गई थी। कुछ टाइम तक ट्यूटर आए
और उसके बाद वो भी आना बंद हो चुके थे। वो वांगजी से डरते हैं और कईयों का कहना है कि एक मॉन्स्टर को सिखा के करना ही क्या है, उस टाइम में वैसे भी ये कर्ज उसे खा जाएगा। किसी को नहीं लगता कि वांगजी सर्वाइव भी कर सकता है ऐसी बॉडी और यहाँ पे ऐसे कर्ज के होने के बावजूद भी। वांगजी एक अल्फा है और उसके पास थंडर की पावर्स है। लैन भी एक अल्फा है पर उनके पास आइस की पावर्स है। वांगजी की मदर जिनके पास यहाँ पे आइस की पावर थी और वांगजी के फादर के पास भी आइस की पावर थी, बट उनके जनरेशन में एक एल्डर थे जिनके पास थंडर की पावर्स थी। उन्हीं के जीन से वांगजी को भी थंडर की पावर्स मिली हैं। यहाँ पे ये पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, पर वांगजी के लिए इसे वेस्टेज माना गया है क्योंकि अगर वांगजी अपने उन पावर्स का इस्तेमाल भी करेगा तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उसका कर्ज और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा और वांगजी मर सकता है। सभी का यही मानना है। और दूसरी ओर हमारा क्यूट सा ट्रबल मेकर और इनोसेंट फेस और हमेशा हंसने वाला वेबुशियन जो अभी बेहोश पड़ा हुआ था बेड में, अब उसकी कंडीशंस को चेक करती है और यहाँ पे थोड़े से मेडिकल इक्विपमेंट्स को चेक करने के बाद अब वो उस रूम से बाहर आ जाती है अपने फाइल्स में रिपोर्ट लिखते हुए। नींद हो चुके हैं, वेबुशियन को कोई होश नहीं आया है और उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पे म्या अब याद करती है कि कैसे उसे बेहोशन मिला था। वो यहाँ रात को एक रास्ते से निकल रही थी। वैसे तो वो रास्ता बहुत चलता है, पर रात के 10-11 बजे वो बिल्कुल सुनसान हो चुका था। वहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे और भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। ये थोड़ा सा वियर्ड था क्योंकि यहाँ इतना जंगल भी नहीं है। जैसे कि ये सारी चीज़ें कुछ कहना चाहती है और अचानक से वो ब्रेक लगाती है अपने कार में और वो सामने देखती है जहाँ पे बेहोशान बिल्कुल ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर चिल्लाते हुए निकलती है कि आखिर ऐसे लोगों को यंगस्टर को इतनी ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए कि तो ज़मीन पर उन्हें पड़ा रहना पड़े। ऐसे में चिल्ला रही थी, पर वो जब गौर से देखती है तो वहाँ आजू बाजू बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था। उसके बाद वो जाके ढंग से बेहोशन को चेक करती है। वो ड्रंक नहीं था, ना उसके पास कोई वाइन की बोतल थी, यहाँ पे हर्ट था। बेहोशन की वो सांसें चेक करती है तो चल रही थी। बेहोशन को बड़े मुश्किल से अपने कार की बैक सीट पर डालती है और वहाँ से वो बेहोशन को अपने हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ वो जॉब करती है। उसके बाद वो वहाँ ले जाके डॉक्टर से बात करती है और उसके बाद बेहोशन का पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। वो लोग देखते हैं कि बेहोशन को बहुत ज़्यादा गहरे घाव लगे हुए थे। उसके पैरों में चोट थी, उसकी पीठ पूरी घाव से भरी हुई थी। उसको कई जगह डॉग ने बाइट्स कर रखे हुए थे और एक जगह वो गन से शूट हो रखा था। आखिर ये क्या था? यहाँ पर सब लोग उसकी कंडीशन देख के शॉक थे। बेहोशन के सर में भी ऐसा लग रहा था किसी बहुत भारी चीज़ से मारा गया है क्योंकि बहुत गहरा घाव था। यहाँ पे बेहोशान अभी आईसीयू के अंदर था और यहाँ पे सब लोग को यही लग रहा था कि बच नहीं सकता है। बेहोशन का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे उसके सर में चोट थी तो ये काफ़ी मुश्किल था बेहोशन का बचना। पैर के एक लेग में गन शूट थी और दूसरी गन शूट थी उसके बैक में जो उसके हार्ट के पास से थोड़ा दूर, थोड़ा सा ऊपर, हार्ट के ऊपर थी। डॉक्टर्स ने वो ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाली थी, पर सब शॉक थे कि आखिर इतना ज़्यादा हर्ट कोई पर्सन कैसे हो सकता है। आखिर इसके साथ हुआ क्या? वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे हमें यहाँ पे पुलिस को बुलाना चाहिए, एक पुलिस केस है, यहाँ पे इसे गन शूट हुआ है, इसके सर के ऊपर घाव है। आखिर कोई पर्सन सुसाइड तो इस तरीके से नहीं करेगा, ज़रूर इसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे दूसरे डॉक्टर कहते हैं या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कोई गैंगस्टर हो। वो कहते हैं तुम्हें 15 साल का बच्चा कोई गैंगस्टर नज़र आता है, देखो उसे, वो कितना छोटा है। यहाँ पे यही सोच रहे थे कि आखिर 15 साल के बच्चे के ऊपर गन शूट कौन कर सकता है और आखिर ये है क्या। ये बच्चा इतना बड़ा भी नहीं कि किसी से दुश्मनी मोल ले, जिसे इतना बुरे तरीके से मारा गया है। आखिर कोई इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पहले उसकी बॉडी एग्जामिन करते हैं, वो कितना ज़्यादा स्किनी है। यहाँ पे उसकी बोन्स तक आराम से नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि उसने कई दिनों से ढंग से खाना तक नहीं खाया। कई दिनों ऐसा लगता है उसने कई वक्त से कभी खाना नहीं खाया ढंग से। जिनके लाइफ में भी ये पहला केस था जहाँ वो ऐसा देख रही है कि 15 साल का बच्चा इस कंडीशन में उसे मिला है। पहले उसे लग रहा था आजकल के यंग बच्चे हार्मोन चेंज के होते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, वो भी उसी तरीके से ड्रग या फिर कोई अल्कोहल वगैरह पी के गिरा पड़ा होगा। पर यहाँ पे कैसा लगता है जैसे तो गन शूट है, हार्ट में चोट है और ज़्यादा बॉडी में घाव। आखिर ये छोटा सा बच्चा जो ओमेगा है
इसके पास क्या है और इसे क्या हुआ है। यहाँ पे सब कुछ जाना बहुत मुश्किल था। वैनसिंग खुश थी। थैंक गॉड ये ओमेगा मुझे ही मिला, कहीं किसी और को मिलता तो इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। वैनसिंग एक बीटा है, वो ये जानती है कि ओमेगा हो या बीटा। हाँ, यहाँ पे हमेशा ओमेगास को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि फर्स्ट तो अल्फा ही रहेंगे। पर ये तो नहीं है ना कि तुम किसी के साथ भी चलते फिरते कुछ भी कर सकते हो। ओमेगा और बीटा आज भी सेफ नहीं है। चॉइस बदल सकती है पर कुछ लोगों की घटिया आदतें कभी नहीं बदल सकती। जैसे लोगों की गिरी हुई सोच। आखिर पता नहीं क्या वो पाताल लोक में जाके गिर गई जो आज तक उठ ही नहीं पाई है। कि जो लोग ओमेगास को और वुमेन्स को अपने काबिल समझते ही नहीं है। आज भी कई लोगों का मानना है ओमेगास यहाँ पे हाउस वाइफ बनने के लिए बने हुए हैं, उन्हें जॉब करने का हक नहीं है। अगर कोई एक्टिंग करियर में है तो वो लोग ज़्यादा सोच सकते हैं उनकी वाइफ को ओमेगा को कोई और टच कर लेगा तो उन्हें इस चीज़ से परेशानी होती है। आखिर वो पर्सन भी तो मेहनत करते हैं ना किसी करियर में जाने के लिए। उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत एक सड़ी पीढ़ी से तुम्हारी फालतू से की धकड़े सोच के लिए वो बर्बाद तो नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। उसे अपने आंखों के सामने की वो बातें याद आ रही थी। यहाँ पे एक फ्रेंड जो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है और गॉर्जियस, वो बचपन से यहाँ पे एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो बनी भी, वो बहुत फेमस थी। बट जब उसकी मैरिज हुई उसके अल्फा ने उसे बिल्कुल मना कर दिया। उसके धीरे धीरे यहाँ पे एक्टिंग के ऑफर्स आने बंद हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसकी एक्टिंग परफेक्ट है, उसका करियर सही चल रहा था, अचानक से क्या हुआ। घर में वो बिल्कुल कैद हो गए रह गई। उसे यही बोला जा रहा है फैमिली को संभालो, बच्चों को संभालो। आखिर जब बच्चे होंगे तब उन्हें संभालने के लिए ब्रेक ले सकती थी। बट पहले से ये सब कुछ करना क्या ठीक था। यहाँ पे उसके पूरे बचपन से लेकर बड़े होने तक का स्ट्रगल, मेहनत, सपना सिर्फ चूर चूर होकर रह गया। उसे वो चीज़ें याद आ रही थी कि उस लड़की ने सुसाइड करने से पहले कहा था। यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे सपनों को सोचो मत, उन्हें पूरा करो, उनमें जियो। पर एक ऐसा सपना था जहाँ पे मेरे को जीने के लिए सिर्फ 2 पल मिले और उसके बाद एक ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया जहाँ मेरे सपने को हकीकत दिखाई गई। यहाँ पर जो मेरी ज़िंदगी असलियत थी उसे एक बुरे सपने में ला दिया गया। आखिर ये क्या हुआ मेरे साथ। वैनसिंग को बहुत याद आते ही बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे वैनसिंग को अल्फा से थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्सा है। वैनसिंग के फादर जो उन्हें छोड़ कर चले गए क्योंकि उनकी मदर बीटा थी और उनके दोनों बच्चे बीटाज हैं। फिर अब वैनसिंग को लेने आता है सिस्टर कि हम घर चलें। वैनसिंग हाँ कहती है और यहाँ पे हम लोग घर पहुँचते हैं। वैनसिंग अपने ग्रैंड माँ के साथ रहते हैं। उन्हें अभी अभी यहाँ पे ग्रैंड माँ और ग्रैंड माँ की उनकी सन इन लॉ और उनकी डॉटर इन लॉ शादी हो चुके हैं। इसलिए ग्रैंड माँ जो उनका नेफ्यू है, जो बहुत छोटा सा बेबी है, जो अभी सिर्फ 2 साल का है, उसके साथ वो उन ग्रैंड माँ के साथ रहते हैं। वो ग्रैंड माँ उन्हें थैंक्स करती हैं कि उन्होंने उन्हें यहाँ रहने दिया। वो लोग कहते हैं ग्रैंड माँ आप हमारी ग्रैंड माँ है, ऑफकोर्स आप हमारे साथ रह सकती हैं। वो कहती हैं मैं तुम्हारी असली ग्रैंड माँ तक नहीं हूँ और तुम मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हो। वो लोग कहते हैं तो क्या हुआ कि आप हमें अपना बच्चा नहीं मानती। वो कहती है बिल्कुल। और यहाँ पे वैनसिंग कहती है वैसे भी मुझे आपका हाथ की फूड बहुत पसंद है, आप बहुत टेस्टी फूड बनाती हैं। ग्रैंड माँ कहती है ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा फूड कुक करूँगी। वैनिंग कहता है आप सिर्फ सिस्टर से प्यार करती हो, मेरे लिए तो आपको फूड कुक करना ही नहीं रहता है। यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ पे अपन से कोई प्यार नहीं करता। यहाँ पे अब वैनिंग आयन को लेकर बातें करने लग जाता है। वैनिंग हमेशा तो वैसे बाहर शांत रहता है बट अपने फैमिली और कुछ करीबी लोगों के सामने वो वैसे खुलता है जैसे वो दिल से है। कई लोगों के सामने वो बोलने से पहले घबराता है बट यहाँ पर अपने सिस्टर ग्रैंड माँ और आयन के सामने वैनिंग बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि ये लोग उसके अपने हैं। ये उसे जज नहीं करेंगे जैसे लोगों की आंखें बिल्कुल जजमेंटल रहती हैं। यहाँ पे कई लोगों को परेशानी होती है आखिर तुम इतना हंसते क्यों हो। यह हंसने की बात भी नहीं है। अगर कोई इंसान का नेचर ही स्माइली है, किसी को यहाँ पे हंसते हुए रहना पसंद है तो उसमें उस इंसान की परेशानी नहीं होती है। पर लोग कितना ज़्यादा परेशान रहते हैं दूसरों के लिए, मुझे तो समझ नहीं आता। आखिरकार उनके लाइफ की परेशानियाँ कहाँ छुप गई हैं। क्या उनके साथ छुपन छुपाई खेल रही हैं या सामने नहीं आ रही है। प्लीज़ परेशानियों उनको जाके धब्बा करो और सामने आओ ताकि वो दूसरों के लिए परेशान होना छोड़ के अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।